Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mukamaghat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, precautions for calculation of national income. यानी अब हम ऐसे कुछ बेसिक फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इससे पहले हम वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ चुके हैं, वैल्यू एडिशन मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ आपको बताया गया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय इंटरमीडिएट कॉस्ट को या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम को सीख चुके हैं। यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो इनकम मेथड है उसको सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बस न्यूमेरिकल सीखना बाकी है। लेकिन न्यूमेरिकल सीखने से पहले आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर को भी जानना जरूरी है, ऐसे इनकम को, ऐसे पेमेंट्स को भी जानना जरूरी है जिसमें नेशनल इनकम में शामिल नहीं किए जाते। क्योंकि जब भी इनकम मेथड का आपको न्यूमेरिकल दिया होगा तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे आइटम्स को, ऐसे पर्टिकुलर को उस न्यूमेरिकल डेटा में आपको प्रोवाइड करा दें जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उन सभी पेमेंट्स को, उन सभी इनकम्स को डिस्कस करेंगे, उन सभी एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करेंगे जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। लेकिन उससे पहले कुछ इनकम मेथड से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनकम मेथड को डिस्कस किया था तो इनकम मेथड में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छूट गए थे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कभी कभी एक एक मार्क्स में या दो दो मार्क्स में इन्हें सेपरेटली भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम उन दो फैक्ट्स की बात करेंगे जो इनकम मेथड से रिलेटेड हैं, छूट गए थे, और उसके बाद हम प्रिकॉशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे। ठीक है, तो जो इनकम मेथड में दो फैक्ट हमारे छूट गए थे, उन दोनों फैक्ट में एक बच्चा हुआ है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो छूटा है वो है मिक्स्ड इनकम। क्या है? फर्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है और सेकंड क्या है? मिक्स्ड इनकम है। ठीक है, तो इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनकम मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को डिस्कस करने के लिए एक बार आपको दोबारा फैक्टर इनकम पर लौटना होगा, फैक्टर इनकम को जानना होगा, क्योंकि उसी के कॉम्बिनेशन से ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो 11th क्लास में और 12th में भी, प्रीवियस वीडियोस में भी हम कई बार फैक्टर्स इनकम की बात कर चुके हैं। आपको बताया गया है अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो हमको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। ये 4 बताए थे। और आपको साथ ये भी बताया था कि जब भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी कमोडिटी के, किसी पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इन्हें एक रिम्यूनरेशन दिया जाता है, और वो रिम्यूनरेशन क्या कहलाता है? इनकी इनकम कहलाता है। और उसी इनकम को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स इनकम या फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो लैंड को दिया जाने वाला रिम्यूनरेशन आपको बताया था रेंट हो सकता है, क्योंकि इनकम मेथड में कभी कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी यूज किया जाता है, इसीलिए रेंट और रॉयल्टी बोल देते हैं इसे, रेंट एंड
रॉयल्टी बोल देते हैं। लेबर को दिया जाने वाला या तो बेज होगा या फिर सैलरी भी बोल सकते हैं उसे हम, सैलरीज। कैपिटल को दिया जाने वाला पेमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और एंटरप्रेन्योर जो है इसको मिलने वाली क्या कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। ठीक है, अब से पहले इतना फैक्टर्स एंड देयर इनकम्स का कॉन्सेप्ट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम ऑपरेटिंग सरप्लस को डिफाइन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सिंपल से टर्म में ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस refers to the income which is comes और receive भी लिखेंगे हम, received from property and एंटरप्रेन्योरशिप। यानी इनकम का वो पार्ट, यानी या ऐसी इनकम जो आपको प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर से रिसीव होती है, वो क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाती है। क्लियर, ऑपरेटिंग सरप्लस रिफर्स टू द इनकम विच इज कम्स और रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर है ये चीज। अब देखिए कौन क्या क्या शामिल होगा इसमें, हमें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, आपको क्या बताया कि ये कौन सी इनकम है, ये या तो आपको प्रॉपर्टी से रिसीव होगी या फिर एंटरप्रेन्योर से। ठीक है, या तो प्रॉपर्टी से रिसीव होगी या एंटरप्रेन्योर से। अब प्रॉपर्टी अगर हम इनमें देखें, इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 2 पार्ट्स में होगी, या तो आपके पास लैंड के फॉर्म में होगी या फिर कैपिटल के फॉर्म में होगी, लैंड या फिर कैपिटल। और थर्ड वन एंटरप्रेन्योर है, यानी लैंड, और लैंड का जो अब इनकम होगी वो क्या होगा, रेंट एंड रॉयल्टी। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यानी जब हम रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट तीनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है चीज? यस, इसे ठीक से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, अब हम देखिए बात करते हैं मिक्स्ड इनकम, हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, मिक्स्ड इनकम। जब भी हम देखते हैं कि कोई कमोडिटी का या किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, कभी भी किसी गुड्स या कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाता है तो इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, और उस प्रोड्यूस्ड कमोडिटी से जो भी रिवेन्यू होता है वो इन्हीं में सब में बांट दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने कोई एक्स गुड्स प्रोड्यूस की है, गुड प्रोड्यूस की है, तो इसमें आपने लैंड ने मान लीजिए 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, लेबर ने भी 10 रुपए का, कैपिटल ने 5 रुपए का, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट यानी अपने रिस्क बियरिंग के लिए मान लीजिए 5 रुपए चाहिए, तो टोटल कितना हो गया, ये 30 रुपए। ठीक है, और जब भी हमें इस 30 रुपए को इन चारों में बांटना हो तो ये इसी रेशियो में बट जाएगा।
ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनमें चारों ही फैक्टर किसी एक ही पर्सन के होते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर कोई एक चाय की दुकान लगाता है, तो उसने जो दुकान अपनी बना रखी है ज़मीन पे, वो ज़मीन किसकी होगी? उसकी अपनी होगी, यानी लैंड उसका अपना हो गया। लेबर, वो खुद ही चाय बना रहा है तो लेबर भी खुद ही हो गया। और उसने जो बर्तन खरीद रखे हैं चाय बनाने और बेचने के लिए, वो बर्तन भी उसके अपने ही हैं। और एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसने तीनों को असेंबल खुद ही किया है, तो एंटरप्रेन्योर भी खुद हो गया। तो जब वो मान लीजिए इस सब के यूज से खुद चाय बना के बेचता है और शाम तक वो 500 रुपये की चाय बेच देता है। कितने की? 500 रुपये की। तो इस 500 रुपये में कितना शेयर लैंड का होगा, कितना शेयर लेबर को दिया जाएगा, कितना शेयर कैपिटल को दिया जाएगा, कितना शेयर एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा, ये डिटर्मिनेशन करना पॉसिबल नहीं है और ना ही उसकी नीड है। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोड्यूसर इस सिचुएशन में हो कि टोटल इनकम में किस फैक्टर का कितना शेयर हो, ये डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं हो, तो हम उस इनकम को इन पांचों इनकम में से, यानी रेंट और रॉयल्टी, वेज और सैलरी और इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, इनमें किसी में उसे नहीं रखते, उसे एक अलग टर्म दे देते हैं, उसे अलग से कैलकुलेट करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इनकम कहते हैं। यानी इसमें कुछ चारों जो इनकम फैक्टर इनकम है वो इसमें चारों ऐड हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसीलिए हम उसको एक नई टर्म दे देते हैं, मिक्स्ड इनकम। ठीक है। और ज़्यादातर इस तरह की इनकम आपको ऐसे लोगों में देखने को मिलेगी जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का रोजगार खुद ही चलाते हैं, जैसे बार्बर की शॉप, ठीक है, टी स्टॉल, ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर्स, जो छोटे छोटे रिटेलर या शॉपकीपर आपके घर के आसपास की दुकानों में दिखते हैं। ठीक है। तो ऐसे इनकम को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। और इसे डिफाइन हम करते हैं, मिक्स्ड इनकम refers to the income which is received to self-employed or unicorporated प्रोड्यूसर। यूनिकॉर्पोरेटेड यानी जिसमें बहुत सारे लोग मिक्स नहीं है, अकेला कोई पर्सन काम कर रहा है। प्रोड्यूसर यानी जो यूनिकॉर्पोरेटेड प्रोड्यूसर है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको जो इनकम रिसीव होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स, ठीक है, या फिर बार्बर, या फिर टी स्टॉल, या फिर स्मॉल शॉपकीपर, इन सब की इनकम को कहाँ रखते हैं हम? मिक्स्ड इनकम में रखते हैं। क्लियर है? हाँ, तो यही दो चीज़ें मैं आपको जो इनकम मेथड हमने सीखा था उसमें डिस्कस करने को छूट गई थी, तो मैंने आप दोनों को अब बता दिया। और देखिए ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में, इनकम मेथड के न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो, तो इसका मतलब ये किसका एडिशन होगा? इसमें रेंट एंड रॉयल्टी जुड़ी होगी, इंटरेस्ट जुड़ा होगा और प्रॉफिट जुड़ा होगा। ठीक है। तो इनमें
न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है, साथ में से आपको इनमें तीनों में से कोई एक या दो हेड दिए हैं, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर लेना और इन्हें इग्नोर कर देना, ठीक है। जबकि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय मिक्स्ड इनकम को हम सेपरेटली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपको फार्मूला बताया गया था नेशनल इनकम का इनकम मेथड में, उसमें लास्ट में आप प्लस मिक्स्ड इनकम और ऐड कर दीजिए, तब ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों फैक्ट को आराम से इजीली समझ लेंगे और नेशनल इनकम के जो मेथड है उसमें इसे ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ इस जानकारी से आप अब जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन मेथड का इनकम मेथड है उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट को या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को या इंटरमीडिएट परचेज को या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये कुछ एलिमेंट हैं, ये कुछ आइटम्स या पर्टिकुलर्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में अगर दिए हों तो आप इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे, ठीक है, इग्नोर करेंगे। जैसा पहला क्या है, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू द इनकम विच इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। यानी ऐसी कोई भी इनकम, ऐसी कोई भी अर्निंग जो आपको प्रोडक्शन में बिना किसी कंट्रीब्यूशन के अर्न होती है, आपको इनकम तो मिल जाती है, आपको पैसे तो अर्न हो जाते हैं। जैसे आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसा दिया, बदले में उससे कुछ काम लिया नहीं। गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दे दी, बदले में आपसे कुछ काम लेती है नहीं। ओल्ड एज पेंशन, जो हमारे सोसाइटी के बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज पर्सन हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन देती है, मंथली पेंशन देती है, क्या उनसे कोई काम लेती है? नहीं। तो ऐसा कोई भी रिसीविंग, ऐसी कोई भी अर्निंग्स जो हमें बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के रिसीव होती है, वो क्या कहलाती है, ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है, या ट्रांसफ़र कभी कभी पेमेंट भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल में कहीं पर भी लिखा है ट्रांसफ़र पेमेंट टू अब्रॉड, ट्रांसफ़र पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, या ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या ट्रांसफ़र इनकम टू अब्रॉड, तो ऐसे न्यूमेरिक को, ऐसी वैल्यू को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। लिखा है देखिए, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप ईटीसी आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। क्लियर है? ऐसे ही फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स मीन्स बताया था 11th में मैंने आपको कि जितने भी बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं या डिवेंचर हैं, ये सब क्या हैं, फाइनेंशियल असेट्स हैं। और जब भी इनकी सेल की जाए या परचेज किया जाए, ठीक है, फाइनेंशियल असेट्स को सेल किया जाए या परचेज किया जाए, तो इनसे जो इनकम होगी, ठीक है, इससे जो मनी जनरेट होगा, वो मनी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। ध्यान रखने की चीज है कि सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, और फाइनेंशियल असेट्स क्या हैं, फाइनेंशियल असेट्स बॉन्ड हो गए, शेयर्स हो गए, या डिवेंचर्स हो गए, ये सब क्या हैं, फाइनेंशियल असेट्स हैं। और जब भी इनको मार्केट में सेल किया जाएगा तो इनसे वो होने वाली इनकम या इन पर किया गया एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जब भी कोई
पर्सन अपने फाइनेंशियल असेट्स यानी बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर्स या शेयर मार्केट में कोई भी आइटम अगर सेल करता है या कोई पर्सन इन फाइनेंशियल असेट्स को परचेज करता है, ठीक है, तो इनको बेचने और खरीदने के लिए यानी फाइनेंशियल असेट्स को खरीदने या बेचने, सेल और परचेज करने के लिए वहाँ पर ब्रोकर्स काम करते हैं। कौन काम करता है? ब्रोकर्स काम करते हैं, दलाल काम करते हैं। इनका काम क्या है? जो पर्सन फाइनेंशियल असेट बेचना चाहता है और दूसरा पर्सन जो फाइनेंशियल असेट खरीदना चाहता, परचेज करना चाहता है, तो ये दोनों किससे मिलते हैं? ब्रोकर से मिलते हैं। जो बेच रहा है वो भी ब्रोकर से कहेगा कि हमें अपने फाइनेंशियल असेट्स बेचने हैं, और जो खरीद रहा है वो भी ब्रोकर से ही मिलेगा कि हमें फाइनेंशियल असेट्स खरीदने हैं। फिर ये ब्रोकर क्या करेगा? जो पर्सन सेल कर रहा है और जो पर्सन परचेज कर रहा है, दोनों के बीच इमीडिएटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? इमीडिएटर का काम करेगा, बिचौलिया का काम करेगा, और इनको खरीदने और अपनी फाइनेंशियल असेट्स को सेल और परचेज करने में हेल्प करेगा। इसके लिए ब्रोकर क्या करता है? जो पर्सन सेल कर रहे हैं और जो परचेज कर रहे हैं, दोनों से क्या लेता है? कमीशन लेता है। जिसने अपना फाइनेंशियल असेट सेल किया उससे भी कमीशन लेगा, और जिसने पर्सन ने परचेज किया, ये ब्रोकर, उससे भी कमीशन लेगा। और ये कमीशन क्यों दी गई? क्योंकि ब्रोकर ने जो पर्सन अपने फाइनेंशियल असेट सेल किया और जो परचेज किया, दोनों को क्या किया? अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई। क्या किया? सर्विस प्रोवाइड कराई, और इस सर्विस के ही रिम्यूनरेशन में उसे क्या मिला? कमीशन मिला। ये कमीशन दोनों पर्सन इस ब्रोकर को क्यों देंगे? क्योंकि ये ब्रोकर दोनों को उनके फाइनेंशियल असेट्स सेल और परचेज करने में हेल्प कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, और इसीलिए इस सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इसे कुछ ना कुछ अर्निंग्स होंगी, कुछ ना कुछ पेमेंट्स मिलेंगे, और ये पेमेंट क्या होगा? कमीशन होगा। ठीक है, इसीलिए इस ब्रोकर को जो कमीशन मिलेगी, ये कमीशन नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन अपने फाइनेंशियल असेट्स को सेल कर रहा है, उसे परचेज कर रहा है, तो वो सेल और परचेज दोनों ही नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे, लेकिन बट ब्रोकर्स कमीशन ऑन द सेल ऑफ परचेज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेकिन इस सेल और परचेज पे जो भी ब्रोकर कमीशन लेगा, वो कमीशन उसकी सर्विस का रिम्यूनरेशन होगा, सर्विस का रिटर्न होगा, इसीलिए उसकी कमीशन नेशनल इनकम में ऐड की जाएगी। ठीक है, देखिए तीसरा है कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट यानी जो आपको कंपलसरी किसी ना किसी पर्सन को पेमेंट करना ही हो, तो वो कंपलसरी पेमेंट भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। जैसे डायरेक्ट टैक्स, आप पे इनकम टैक्स लगा दिया गया, आपके फादर पे, गार्जियंस पे मान लीजिए इनकम टैक्स लगा दिया गया, तो वो इनकम टैक्स क्या है? आपको कंपलसरी पेमेंट करना है गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह से और भी कंपलसरी पेमेंट होते हैं, स्पेशली इनमें ऑल डायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कंपलसरी पेमेंट है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते। अगर कहीं भी आपको न्यूमेरिकल में लिखा है डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स और उसकी वैल्यू दी है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है? यस। फिर नेक्स्ट क्या है? विंडफॉल गेन। अचानक आपको कोई लाभ मिल गया, जैसे कोई लॉटरी लग गई, ठीक है, आप जुआ गैम्बलिंग में कुछ पैसा जीत गए, इस तरह के विंडफॉल गेन, जिसके लिए कुछ नया प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि दूसरे की मनी आपके पास आ जाती है, वैल्यू का ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड
नहीं करते। क्यों? क्योंकि विंडफॉल गेन से कोई नई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए क्योंकि ये वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। नेशनल इनकम क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, आपको लॉटरी लग गई, आप गैम्बलिंग में कुछ जीत गए, तो कुछ नया प्रोडक्शन हुआ नहीं, इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। कंपल्सरी पेमेंट्स ये इंक्लूड क्यों नहीं होते? क्योंकि ये आपकी इनकम का ही पार्ट है, और इनकम का पार्ट होने की वजह से जब आपकी इनकम कैलकुलेट की गई होगी तो वहां पर इनको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया होगा। इसीलिए अगर आप इनकम टैक्स को दोबारा से काउंट करेंगे तो ये क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी। इसीलिए कंपलसरी पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते। विंडफॉल गेन से कोई नई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तीसरी चीज, नेक्स्ट चीज क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स। यानी जब भी कोई सेकेंड हैंड गुड्स को सेल किया जाए या परचेज किया जाए, यानी सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यानी सेकेंड हैंड गुड्स को अगर दोबारा रीसेल किया जाता है या कोई पर्सन परचेज करता है तो उसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सेल और परचेज कोई नया प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कोई नई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि क्या है, ये पिछले साल जो गुड्स परचेज की गई हैं तब इनको पिछले साल की नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लिया गया होगा। तो अगर यहाँ हम दोबारा से इनको कैलकुलेट कर लें तो क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड हैंड गुड्स जब भी सेल की जाती हैं, परचेज की जाती हैं, तो उन्हें नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते। फिर कैपिटल गेन्स, ठीक है। अगर देखिए किसी भी आइटम को आप रीसेल करते हैं, ठीक है, रीसेल कैपिटल गेन्स लाइक रीसेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीसेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। कोई भी कमोडिटी को अगर आप रीसेल करते हैं, किसी लैंड के यानी जमीन या कोई बिल्डिंग को आप रीसेल करते हैं और उस पे आपको गेन होता है, सो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे आपने 5 लाख का कोई मान लीजिए प्लॉट खरीद लिया, अगले साल उसके आपने 10 लाख का बेच दिया, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पर आपकी कैपिटल है, कैपिटल पे आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन हुआ, लेकिन कुछ नया प्रोड्यूस हुआ नहीं, केवल क्या हुआ? वैल्यू चेंज हो गई उस लैंड की, उस बिल्डिंग की, नया कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसीलिए जो कैपिटल गेन्स हैं, यानी रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी, रीसेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रीसेल ऑफ बिल्डिंग, जितनी कैपिटल नेचर की चीजें हैं उनको आप रीसेल करने से कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो प्रॉफिट भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सेल कंजम्पशन आइटम, यानी सेल कंजम्पशन के लिए अगर हम कोई भी आइटम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक फार्मर अपने लिए अपने खेत से मान लीजिए 10 केजी वीट प्रोड्यूस करता है या 10 केजी राइस प्रोड्यूस करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी प्रोडक्शन करेगा उसका कंजम्पशन वो खुद ही कर लेगा। या मान लीजिए कोई पर्सन अपने रहने के लिए एक घर बनाता है, हाउस बनाता है, तो वो तो उसने सेल करने के लिए नहीं बनाया, अपने रहने के लिए बनाया, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं? प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन आइटम कहलाती हैं। फार्मर द्वारा अपने खाने के लिए वीट और राइस प्रोड्यूस करना, किसी पर्सन द्वारा अपने लिए रहने के लिए घर बनाना, इनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन आइटम कहा जाता है। और जितने भी प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन आइटम होते हैं, इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। अगर किसी पर्सन ने 10 किलो राइस प्रोड्यूस किया है और उसने खुद ही खा लिया, तो भी हम उस प्रोडक्शन को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उस पर्सन ने कुछ ना कुछ नया आइटम, नई कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है, और ये प्रोडक्शन हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होना चाहिए। जब भी
कभी कुछ नया प्रोड्यूस किया जाता है, कोई नई कमोडिटी प्रोड्यूस की जाती है तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नया तो कोई नई गुड्स परचेज करती है, ना कोई नई सर्विस प्रोड्यूस करती है, या हम कह सकते हैं कोई नई कमोडिटी परचेज नहीं करती, तो उस एक्टिविटी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्री गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है या आपको स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ट्रांसफर पेमेंट होंगे, और ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये क्या है, केवल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा था गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कहाँ कर दिया, पब्लिक को कर दिया, कुछ भी नया कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कुछ फ्री फैसिलिटीज, कुछ फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या है, फ्री ट्रीटमेंट मिलता है आपको, फ्री मेडिसिन मिलती है, फ्री हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग लगवा देती है गवर्नमेंट, आपको कुछ पेमेंट करना होता है उसके लिए नहीं। ऐसे ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है, हमको स्ट्रीट लाइटिंग देती है, फ्री एजुकेशन देती है, भले ही हमसे इनके बदले में कोई पेमेंट नहीं लेती, लेकिन वो कुछ ना कुछ नई सर्विसेज को जनरेट करती है। और अभी आपको मैंने बताया, जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी जो नई कमोडिटी को प्रोड्यूस करे, नई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। और अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो नई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर बताए, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, और ये याद रखने की कोशिश करना कि कौन से आइटम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, कौन से आइटम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये तीनों मेथड से ही, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे हो, चाहे आप इनकम मेथड की बात कर रहे हो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हो, इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। हो सकता है वो न्यूमेरिकल में आपको इस तरह के कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के एलिमेंट दे दे, और अगर आपको ये ठीक से याद नहीं है तो क्या करेंगे, आप उसे कंफ्यूज कर जाएंगे, और कंफ्यूज करेंगे तो आप न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। इसलिए इन प्रिकॉशनरी मेजर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको इनकम मेथड के न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, ये वीडियो अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आपके डाउट को इरेज करूँगा, उसके बाद इनकम मेथड के न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। क्लियर है? ओके, थैंक यू।